नमस्कार। मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे EHD 1 के बारे में। और EHD 1 में आप कई चीज़ें पढ़ते हैं, रेखा चित्र भी पढ़ते हैं, संस्मरण भी हैं, नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानियाँ भी हैं। तो आज हम बात करेंगे उपन्यास की। आप अब BA के विद्यार्थी हैं, आप प्रेमचंद से पहले से परिचित होंगे। उनकी कहानियाँ आपने हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में और उसके भी पहले की कक्षाओं में उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, उनके विषय में पढ़ा होगा। एक छवि आपके मन में होगी प्रेमचंद की। आप प्रेमचंद के साहित्य से और ज़्यादा परिचित होना चाहते होंगे। आप में से कुछ लोगों ने प्रेमचंद की अन्य कुछ रचनाएं भी पढ़ ली होंगी, उनके कुछ उपन्यास पढ़ लिए होंगे, उनकी कुछ अन्य कहानियाँ भी पढ़ ली होंगी। अब इस पाठ्यक्रम में आपको उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास पढ़ना है, निर्मला। आज हम केंद्रित करेंगे अपनी बातचीत को निर्मला पर। लेकिन उससे पहले, चूंकि अब आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, अब आप एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, विस्तार से पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों के साथ साथ उनका उपन्यास भी अब आपके पाठ्यक्रम में है। यानी एक प्रेमचंद के बारे में अब आपकी एक दृष्टि बनेगी, आपका एक आलोचनात्मक विवेक बनेगा, जो निर्मला को पढ़कर, उनकी कहानियों को पढ़कर और इन्हीं के आलोक में जो प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हैं उनको पढ़कर आप तैयार करेंगे अपना आलोचनात्मक विवेक। प्रेमचंद के बारे में आपको आपकी पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा कि वो एक महान कहानीकार थे। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, 11 से अधिक उपन्यास लिखे। यह एक बेसिक बातें हैं जो आपको प्रेमचंद के बारे में बताई गई होंगी। यह भी बताया गया होगा आपको कि प्रेमचंद उन लोगों में से थे जिन्होंने हिंदी कहानी को एक स्वर दिया, एक पहचान दी। उनसे पहले हिंदी कहानी की कोई बड़ी पहचान नहीं थी, यानी विश्व कहानी के सामने जाने लायक स्थिति हिंदी कहानी की नहीं थी। प्रेमचंद पहले कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को इस लायक बनाया कि विश्व की किसी भी दूसरी भाषा के कथा साहित्य के समक्ष हिंदी कहानी खड़ी हो सकती थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। कुछ कहानियां ईदगाह और पंच परमेश्वर जैसी कहानियां आप पीछे पढ़ के आए होंगे, नमक का दरोगा जैसी कहानियां पढ़कर आए होंगे। आगे की कक्षाओं में आप और पढ़ेंगे। इससे अलग भी प्रेमचंद की जो प्रतिनिधि कहानियां हैं, जो प्रेमचंद का पूरा रचना संसार है, वो आपके सामने आएगा, जिसमें आप कफन जैसी कहानी पढ़ेंगे, ठाकुर का कुआं जैसी कहानी पढ़ेंगे, सदगत जैसी कहानी पढ़ेंगे। बहुत कुछ ऐसा जिन कहानियों ने हिंदी कहानी को एक चरित्र प्रदान किया, जिन कहानियों ने हिंदी कहानी का एक स्वरूप तैयार किया, प्रेमचंद ने उन कहानियों की रचना की। इनके साथ ही प्रेमचंद पहले कथाकार हैं हिंदी में जिन्होंने हिंदी उपन्यास को भी एक शक्ल दी, उसको भी एक चरित्र दिया, एक स्वरूप दिया। उनसे पहले जो हिंदी उपन्यास लिखे गए उनको उपन्यास तो माना गया, वो किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हों या देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हों, ये सब उपन्यास में तो आते हैं। लेकिन यूरोप में जो उपन्यास का एक पूरा ढांचा है, उस ढांचे के अनुकूल भारतीय कंटेंट को, भारतीय कथ्य को भरते हुए बिल्कुल नए ढंग की जो रचनाएं लेकर आए प्रेमचंद प्रेमाश्रम में, सेवा सदन में, ये उपन्यास थे जिन्होंने एक तरफ तो अंग्रेजी ढांचा स्वीकार किया, लेकिन उसके भीतर जो कुछ भी आया वो सब कुछ भारतीय था। यानी कि उपन्यास जाहिर है कि अपने वहाँ की विधा नहीं है, वो यूरोप में उसका विकास हुआ। बीच में हमारे वहाँ काफ़ी लंबी बहसें भी हुई हैं इस पर, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। अंग्रेजी ढंग के नावल पे बड़ी बात हुई है कि अंग्रेजी ढंग का नावल भारत में कौन पहला है या भारतीय ढंग का नावल कौन पहला है, इस पे बड़ी बहसें हुई हैं। प्रेमचंद ने निश्चित रूप से जो ढांचा है वो स्वीकार किया, जो उपन्यास के लिए, जो नावल के लिए पश्चिम में स्वीकृत ढांचा था उसको स्वीकार किया, लेकिन बिल्कुल उसको वैसा ही नहीं रहने दिया। पूरी तरह से उसका कथ्य जब उसमें भारतीय भरा उन्होंने, तो ढांचा भी भारतीय हो उठा। तो प्रेमचंद इस रूप में हमारे सामने आते हैं। आज हम प्रेमचंद के बहुत सारे पक्ष पर बात करते हुए विशेष रूप से निर्मला पर बात करेंगे, निर्मला की उपन्यास की समस्याओं पर बात करेंगे, उसके कथावस्तु पर बात करेंगे, निर्मला में जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण पर बात करेंगे। प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से क्या कहना चाहते थे, जो सामाजिक स्थितियां थी उनके समय में वो कितनी परिवर्तित हो गई हैं, और आज निर्मला जैसे उपन्यासों की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, इन सब पर बात करेंगे। और आज
हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं मानविकी विद्यापीठ में हिंदी संकाय के प्रोफेसर सत्यकाम और मैं जितेंद्र श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, जो प्रेमचंद हिंदी में आते हैं तो एक तरह से एक नई सुबह है हिंदी कहानी में, हिंदी उपन्यास में पूरा एक ढांचा ही बदल गया, यानी कहानी का भी उपन्यास का। अब इसके पहले जो हिंदी कहानी थी उसमें निश्चित रूप से उसने कहा था जैसी कहानी आ गई थी जो एक तरह से ढांचा तैयार करती है हिंदी कहानी का, लेकिन जिन कहानियों के बल पर हिंदी कहानी गर्व कर सकती है वो प्रेमचंद के बाद ही आती है। प्रसाद भी लेकर के आते हैं और बाद में जैनेन्द्र और तमाम जो बड़े कथाकार हिंदी में आते हैं वो लोग लेकर आते हैं। उपन्यासों के साथ भी ऐसा ही होता है, आप किस रूप में देखते हैं? जी डॉक्टर जितेंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और निर्मला या प्रेमचंद की किसी भी रचना को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रेमचंद किस प्रकार की रचनाएं लिख रहे थे और या प्रेमचंद से पहले किस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तो उस समय क्या परिस्थितियां थी और क्या लिखा जा रहा था। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पढ़ा होगा कि प्रेमचंद के आने से पहले भी और उसके काफी पहले से कथा लिखी जा रही थी। संस्कृत साहित्य में भी, प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी कथाएं लिखी गई। लेकिन प्रेमचंद ने जिस कहानी की शुरुआत की, जो उपन्यास लिखने शुरू किए, उसमें उन्होंने अपने राष्ट्र को वाणी दी। ये प्रेमचंद पहले लेखक हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों और अपनी कहानियों में उन्होंने देश की जनता, यहां के अवाम और खास तौर पर जो निर्धन जनता है और जो नया उभर रहा मध्य वर्ग था, उस मध्य वर्ग के जो बनने की प्रक्रिया थी, उस मध्य वर्ग की जो कमजोरियां थी और इस बदलते परिवेश में भारतीय परिवार और दांपत्य जीवन में स्त्री की जो स्थिति थी, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की जो बन रही भूमिका थी, इसको प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में दिखाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेमचंद ने अपनी इन सभी कहानियों में और सभी उपन्यासों में अनेक ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं जो ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास के चित्र। मित्रों, जब आप निर्मला पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि अखबार में जो रोज खबरें निकलती हैं और दहेज के लोभ में जो बहुओं को, बेटियों को, स्त्रियों को जो जलाने की, प्रताड़ित करने की, घर से निष्कासित करने की जो रोज खबरें टेलीविजन पर आप देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि प्रेमचंद एक ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे हमारे सामने जिनका जवाब आज तक हम नहीं ढूंढ पाए। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने मुद्दा तो उठाया, हर एक उपन्यास में, हर एक कहानी में कोई एक मुद्दा वो उठाते थे, लेकिन मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को ये कहता हूं और अपने सहकर्मियों से, आलोचक बंधुओं से ये बातचीत करते हुए कहता हूं कि प्रेमचंद को पढ़ते समय केवल उसका जो ऊपरी कथा है उसी कथा तक सीमित रह जाने से संभवतः हम प्रेमचंद को नहीं समझ सकेंगे।
प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार थे जो एक कथा उठाते थे, लेकिन वो जो कथा का ऊपरी ढांचा या ऊपरी कलेवर होता था वही एकमात्र नहीं होता था, बल्कि उसके भीतर जो अंतर्धारा होती थी वो बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। कोई भी कहानी प्रेमचंद की उठा लीजिए, कोई भी उपन्यास उठा लीजिए, उसकी जो ऊपरी कथा है वह ऊपरी कथा केवल एक संकेत मात्र है। उसके भीतर अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो प्रेमचंद की जो खासियत है, प्रेमचंद की जो विशिष्टता है, वो इसी बात में है कि उनकी रचनाएं, और चाहे कोई भी रचना हो, कहानी और उपन्यास मुख्य रूप से उन्होंने लिखे, वो अपनी रचनाओं को में बहुत सारे संकेत छोड़ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं, खास तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन और उससे जुड़े जो पक्ष हैं उसका चित्रण करते समय प्रेमचंद काफी सावधानी से काम लेते हैं। और ऐसा लगता है कि प्रेमचंद सीधे सीधे राष्ट्रीय आंदोलन का चित्रण तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैमोफ्लेजिंग भी कर रहे हैं। मतलब जब सिपाही या सेना जब लड़ने जाती है युद्ध भूमि पर, तो जिस वहां का परिवेश जिस रंग का होता है उसी रंग से अपने को ढांक लेती है। अगर जंगल है, हरियाली है, तो हरे पत्ते बांध लेती है। अगर रेतीला जमीन है तो उसी तरह के कपड़े पहनती है ताकि दुश्मन उसे पहचान न सके। प्रेमचंद भी यही कैमोफ्लेजिंग करते हैं अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में, और वे अपनी कहानियों और उपन्यासों में बहुत सारे ऐसे संदेश छोड़ते हैं जो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, जो एक देश को, एक स्वतंत्र राष्ट्र को एक स्वरूप देने के लिए बहुत आवश्यक है। और मुख्य रूप से उनकी चिंता आजाद भारत कैसा हो, यह चिंता उनकी सबसे प्रमुख चिंता हो। चाहे उन्होंने स्त्री की समस्या उठाई हो, या उन्होंने दलित जीवन की कथा का चित्रण किया हो, या उन्होंने किसी राजनीतिक या सामाजिक समस्या का चित्रण किया हो, मध्य वर्ग का चित्रण किया हो, वो बार बार ये सारी कहानियां और सारे उनके उपन्यास हमारा राष्ट्र कैसा हो, इसी की सृजनात्मक परिणति। तो प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी खासियत है, उनके पहले जो कुछ लिखा गया, उनके समानांतर जो लिखा गया और उनके बाद में जो लिखा गया, प्रेमचंद विशिष्ट इसी रूप में है कि जब वे तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा यह रहता है कि अभी यह स्थिति है, लेकिन वो एक हमारे सामने कभी कभी मॉडल भी पेश करते हैं, आदर्श भी पेश करते हैं, और इन आदर्शों और मॉडल को पेश करने में कहीं कहीं उनकी अपनी सीमा भी नजर आती है। लेकिन उनकी चिंतन प्रक्रिया बराबर चलती रहती है कि ये जो राष्ट्र हमारा बनेगा वो राष्ट्र कैसा बनेगा। ये जो उपन्यास निर्मला है, या कोई भी उपन्यास सेवा सदन है, जिसमें उन्होंने गबन है, जिसमें उन्होंने स्त्री के मन में झांकने का प्रयास किया। प्रेमचंद ने जितनी बारीकी से स्त्री के मन को समझने का प्रयास किया है, खास तौर पर भारतीय स्त्री को, मुझे नहीं लगता किसी भी लेखक ने इतने विस्तार से स्त्री के मन के इतनी परतों को खोलने का प्रयास किया है। ठीक है,
कि हर एक उपन्यास में वो अलग अलग समस्याएं उठाते हैं। कहीं दहेज की समस्या हो गई, कहीं अनमेल विवाह की समस्या हो गई, कहीं मध्यवर्गीय स्त्री की समस्या हो गई, कहीं दलित जीवन की समस्या हो गई। लेकिन जब, जिसे हम स्त्री विमर्श के नाम से आज उसकी चर्चा करते हैं, प्रेमचंद का स्त्री विमर्श इतना व्यापक है और उसके इतने रंग हैं, उसकी इतनी छटाएं हैं, उसकी इतनी परतें हैं कि आप उसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी जो हम आपसे चर्चा करेंगे, उस चर्चा के क्रम में हम इन्हीं बातों को धीरे धीरे आपके सामने रखेंगे। और जिस उपन्यास की चर्चा हम करने जा रहे हैं, निर्मला, उस निर्मला की कथा वस्तु क्या है, और आपको जब यह कहा जाए, परीक्षा में यह प्रश्न आए कि इसकी कथा वस्तु क्या है, तो आप उसमें क्या लिखें? निर्मला का चरित्र कैसा है? प्रेमचंद ने जो समस्याएं, जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने उभारा है, जो भारतीय समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो बड़ी गंभीर समस्या है भारतीय समाज की, ऐसी समस्या और किसी समाज में नहीं है। यह ठेठ भारतीय समस्या है। और उस ठेठ भारतीय समस्या को प्रेमचंद ने किस रूप में उठाया है, उनकी दृष्टि क्या है, और क्यों उन्होंने इस विषय को अपने उपन्यास का केंद्रीय मुद्दा बनाया, इन्हीं सब बातों की चर्चा हम आपसे अभी करेंगे। और निश्चित रूप से इससे आपको इस उपन्यास को समझने में, इस उपन्यास के मार्फत भारतीय परिवेश को समझने में, इस उपन्यास के जरिए भारतीय स्त्री के मानस को समझने में और पूरे राष्ट्र को समझने में हमारी मदद करेगा। जितेंद्र जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी दिशा में आप बात को ले आए हैं। प्रेमचंद की किसी भी रचना को समझने से पहले यह बात याद रखनी चाहिए, और आपको भी पिछली कक्षाओं में आपके शिक्षकों ने बताया होगा, आपकी पुस्तकों में होगा, कि प्रेमचंद का जो मूल लक्ष्य था, जो कि प्रेमचंद ने लिखा भी है अपने निबंधों में, अपनी चिट्ठियों में लोगों को, कि स्वाधीनता अर्जित करना उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। जब प्रेमचंद स्वाधीनता की बात करते हैं तो वो सिर्फ उपनिवेशवाद से स्वाधीनता की बात नहीं करते, वो सिर्फ अंग्रेजों को यहां से भगाने की बात नहीं करते, यह तो प्राथमिक था, अंग्रेज जाएंगे। उपनिवेशवाद से मुक्ति प्रेमचंद के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब वो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कई चीजें उनके सामने होती हैं। स्वतंत्रता यानी स्त्री जो समाज है, जो कि पुरुष वर्चस्व में जकड़ी हुई है, इस पुरुष वर्चस्व से स्त्री की मुक्ति, मजदूरों की मुक्ति, जमींदारी व्यवस्था से जो किसानों की मुक्ति है उनकी बात, यानी कि जो स्वाधीनता की कई परतें हैं। जमींदारी व्यवस्था से स्वाधीनता किसानों की, मजदूरों की स्वाधीनता, स्त्रियों की स्वाधीनता, दलितों की स्वाधीनता, स्वाधीनता के कई पक्ष प्रेमचंद के वहां उपलब्ध होते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि राजनीतिक स्वाधीनता जो है, राजनीतिक स्वाधीनता मतलब उपनिवेशवाद से जो मुक्ति है, अंग्रेजों के चले जाने से जो मुक्ति मिलेगी, वो तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारे समाज में स्त्रियां मुक्त नहीं होती, जब तक हमारे समाज में दलित मुक्त नहीं होते, जब तक जमींदारी व्यवस्था का अंत नहीं होता, किसान मुक्त नहीं होते, मजदूर मुक्त नहीं होते, जब तक एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनती जिसमें सबको मुक्ति के साथ, स्वाधीनता के साथ रहने का, अपनी बात कहने का, अपना जीवन जीने का हक नहीं मिलेगा, तब तक स्वाधीनता अस्थायी होगी, अपूर्ण होगी। तो जो यह निर्मला नाम का उपन्यास है, अपनी प्रथम दृष्टि में यह विशुद्ध सामाजिक समस्या को उठाता हुआ उपन्यास है, लेकिन प्रेमचंद की दृष्टि से देखें तो यह स्वाधीनता के उसी बृहत्तर आंदोलन का एक हिस्सा है जहां प्रेमचंद स्त्री मुक्ति की बात करते हैं और एक बहुत मार्मिक कहानी के माध्यम से करते हैं। निर्मला 16 वर्ष की है, उसका विवाह
क्योंकि उसके घर में दहेज नहीं है, उसके पिता नहीं हैं, दहेज के अभाव में उसका विवाह टूट जाता है। जो उसकी लगभग बराबर की उम्र के व्यक्ति से, पुरुष से होना था, वह विवाह टूट जाता है। उसका विवाह उसके पिता की उम्र के एक व्यक्ति से होता है। जाहिर है पति पिता की उम्र का है, तो आकांक्षाएं अपने आप मर जाती हैं निर्मला के मन की। वैवाहिक जीवन से जिस प्रकार के सुख और आनंद की एक आकांक्षा स्त्री के मन में होती है, वह आकांक्षा उसकी मर जाती है, वह आकांक्षा, उसके सपने टूट जाते हैं। वो आती है उसके पति के पास, अपनी पहली पत्नी से 3 बेटे पहले से हैं, एक विधवा बहन घर में रहती है। जो बड़ा बेटा है वह लगभग निर्मला की उम्र का है। निर्मला कही तो जाएगी सौतेली माँ। हमारे समाज की विडंबना है कि हम माँओं का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। वो चूंकि तोताराम की पत्नी बनकर के आती है, वकील हैं, प्रतिष्ठित हैं, उम्र 40 से अधिक है, 16 वर्ष की उस स्त्री के वो पति हैं, उनके पास 3 बच्चे पहले से हैं। वो उनकी चूंकि पत्नी बनकर आती है, इसलिए जाहिरा तौर पर वो उनके बच्चों की मां भी होती है, और वह अपना पूरा प्यार, अपना पूरा जो दुलार है वो उन बच्चों पर न्यौछावर करना चाहती है। उसके मन में कहीं कोई पाप नहीं है, कहीं कोई दुराव नहीं है, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है उसके मन में बच्चों को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर है। निहायत ही मृदुभाषी है, सहिष्णु है। सारा एक तरह से एक मनुष्य में हम जिन गुणों की अपेक्षा रखते हैं, जिन गुणों की चाहत रखते हैं, वो सब निर्मला में है। सिर्फ भला भला सोचने वाली है वो सबका। जो उसकी ननद है वो कटाक्ष करती रहती है, तरह तरह से उलाहने देती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सुनती रहती है। हद तब होती है जब उसके पति को यह संदेह होता है कि यह जो उनका बड़ा बेटा है, जो कि हमउम्र है निर्मला का, वो उसके साथ ज्यादा घुलती मिलती है, तो संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और यह एक बात जो है उस पूरे पारिवारिक ढांचे को चरमरा कर रख देता है। एक तो बेमेल विवाह है, असंतुष्ट है निर्मला, लेकिन वो अपने बेटे के पास बेटे की तरह ही जाती है, लेकिन पति बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फिर उपन्यास में तरह तरह की स्थितियां आती हैं, संदेह, आना जाना, बेटे का घर छोड़ना, बीमार पड़ना, फिर उसकी मौत। वो मर जाता है। उसकी मौत के बाद मुंशी तोताराम बेहवल होते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। इस बीच में निर्मला के पास भी एक बच्ची आ जाती है, उस बच्ची को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। स्थितियां बड़ी जटिल होती जाती हैं उपन्यास के भीतर। निर्मला का जीवन इतना बदतर हो जाता है कि जो मृदुभाषी निर्मला है वो अचानक कर्कशा हो उठती है। बात बात में वो चिढ़ जाती है, बात बात में तेज आवाज में बोलती है। उसका पूरा स्वभाव बदल गया है। देखिए क्या है कि मनुष्य का जो जीवन है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप कितने भले क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां उपस्थित कर दी जाएंगी तो संभवतः आपके अपने जीवन में भी परिवर्तन दिखने लगा। निर्मला जैसी सहिष्णु, भली, शांत, सुशील, मृदुभाषी स्त्री के जीवन में भी विपरीत स्थितियां आती हैं। संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, ननद भी उलाहने लगाती है, तरह तरह की स्थितियां आती हैं और उसमें उसका पूरा जीवन बदल जाता है, कर्कशा हो जाती है, कर्कशा कह सकते हैं आप, जिस तरह का उसका स्वभाव हो जाता है। और अंततः निर्मला भी बेमेल विवाह की जो परिणति है कि वह भी मृत्यु को प्राप्त होती है। जिस उम्र में उसके हंसने खेलने के दिन हो सकते थे, जिस उम्र में आनंद मिलना चाहिए था, उस उम्र में उसे मृत्यु मिलती है। अपनी बेटी को वो ननद की गोद में छोड़ती है। बहुत मार्मिक बात कहती है जब अपनी ननद की गोद में छोड़ती है वो अपनी बेटी को, तो कहती है कि दीदी मैं आपके पास इसे छोड़े जाती हूँ। ये जो उसका कथ्य मैं वो आपको बता रहा हूँ, आपके पास इसे छोड़े जा रही हूँ। मैं तो इसको सिर्फ जन्म दे पाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब कोई दवा दारू, कोई वैद्य मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। आप इसका ख्याल रखिएगा, भले ही कुंवारी रखिएगा, लेकिन इसका विवाह किसी कुपात्र से मत कीजिएगा, बेमेल विवाह मत कीजिएगा, किसी कुलीन वर को देखकर विवाह कीजिएगा, अन्यथा मर जाने दीजिएगा, लेकिन विवाह कुपात्र से मत की। अपने जो जीवन की पीड़ा है,
अपने जीवन में जो उसने पाया कि पिता की उम्र के एक व्यक्ति से उसका विवाह होता है, वह उसको स्वीकार कर लेती है, उसके बच्चों को स्वीकार कर लेती है। लेकिन वह पुरुष, हालांकि प्रेमचंद ने मुंशी तोताराम को पूरी सहानुभूति दी है, कहीं उनको खलनायक नहीं बनाया है, मानवीय परिस्थितियां ही दिखाई हैं कि कैसे जब आप एक बड़ी उम्र में अपने से कम उम्र की स्त्री से विवाह करेंगे तो किस प्रकार की ग्रंथियां आपके स्वयं के भीतर आ जाएंगी। तोताराम के भीतर वो ग्रंथियां पनपती हैं। वो चूंकि उनको लगता है कि वो निर्मला के उपयुक्त वर नहीं है, इसलिए वो संदेह करने लगते हैं, और संदेह हद यह है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी के संबंध को लेकर करते हैं, जहां पर सिर्फ पवित्रता है, जहां पर रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ पवित्रता ही पवित्रता है। तो उसकी परिणति यह होती है कि बेटा मर जाता है, छोटा बेटा भी मर जाता है। एक बेटे को पुलिस से बचाना पड़ता है, घूस देना पड़ता है मुंशी तोताराम को। वह बहन जो लगातार कटाक्ष करती रहती थी, उसको भी लगता है कि इस स्त्री को कुछ नहीं मिला जीवन में, क्योंकि वह भी तो विधवा है। अपने जीवन में उसने क्या अर्जित किया, और हमारे समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति होती है। बीच में एक प्रसंग आता है डॉक्टर साहब, जब ये बात करती है निर्मला पति से, तो उसमें वो कहते हैं कि विधवा बहन है, घर में है 2 रोटी, कुछ मतलब कथ्य जो है वो इस प्रकार का है कि 2 रोटी ही खाती है वो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, और वैसे भी मतलब कितना काम कर देती है। मतलब यानी कि अपनी सगी बहन के प्रति भी क्या दृष्टिकोण है वकील साहब का, मुंशी तोताराम का, यह प्रकट होता है। और यह सिर्फ अपनी बहन पर नहीं प्रकट होता, यह भारतीय समाज में स्त्री की क्या स्थिति है इसका भी संकेत होता है। यदि आपको याद हो, यदि आपने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। प्रेमचंद की एक छोटी सी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठाकुर का कुआं। कहानी दलित जीवन से जुड़ी हुई है। दलित समाज कितनी विडंबनाओं को झेलता है, कितनी तकलीफों को झेलता है, यह तो है ही। लेकिन उस कहानी में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जो सवर्ण घरों की स्त्रियां हैं वो कुएं पर पानी भरने आती हैं, और वो आपस में जो बात करती हैं उससे सवर्ण घरों में स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति है उसका पता चलता है। वो प्रकट जो बात होती है कि वो भी लौंडी से अधिक नहीं है, कैसे अपने पतियों से पैसे छीन झपट के रखती हैं, कैसे उनके पति भी उनके साथ दुराचार अनाचार करते हैं। यह 1936 से पहले का भारतीय समाज था। यह 1936 से पहले का भारतीय समाज है जिसमें निर्मला को असमय मृत्यु मिलती है, जिसमें ठाकुर का कुआं में जो सवर्ण घरों की स्त्रियां हैं वो अपनी पीड़ा कहती हैं, और वह पीड़ा किसी भी मतलब स्त्री की ही पीड़ा है, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो। यह अलग बात है कि जो दलितों की स्त्रियां रही हैं हमारे समाज में, यदि कार्ल मार्क्स के मुहावरे का इस्तेमाल करें तो वो दोहरे शोषण का शिकार रही हैं। सवर्ण घरों की स्त्रियां भी दोहरे शोषण का ही शिकार रही हैं। एक तो वो बल्कि यूं कहें कि गुलामों की गुलाम रही हैं। जो पुरुष रहे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, वो उनकी गुलाम थी। ठाकुर का कुआं में ये पता चलता है, निर्मला की स्थिति से पता चलता है कि किस प्रकार जो भारतीय स्त्री है वो 1947 से पहले बल्कि कह लीजिए कि दोहरे गुलामी को झेलती थी। वो जो सत्ता की गुलामी थी वो तो थे ही, अपने पुरुषों की भी गुलामी थी, समाज की गुलामी थी, इतनी जकड़बंदी थी। यह निर्मला नाम का जो उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा, इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ, जो बेमेल विवाह की कुरीतियां हैं, जो दहेज की कुरीतियां हैं, जो आपसी संबंधों में संदेह की कुरीतियां हैं, जो मनोग्रंथियां मनुष्य में आ जाती हैं, इन सब के खिलाफ एक सार्थक घृणा पैदा करने के लिए प्रेमचंद ने इस उपन्यास की रचना की थी कि यदि इस उपन्यास के जरिए लोग जग सकें कि अपनी बेटियों को इस तरह मतलब इस तरह पराई न समझिए कि जहां भी खूंटा मिले वहीं बांध दीजिए, जहां भी मतलब कोई मिल जाए उसको लगा दीजिए पार घाट, ये न समझिए। उन्हें भी उतना ही मनुष्य समझिए जितना आप अपने बेटे को समझते हैं। जितना आप अपने बेटे को लेकर चिंतित रहते हैं उतना ही चिंतित रहिए। यदि आप भविष्य में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे प्रेमचंद का अत्यंत महत्वपूर्ण महान माना जाने वाला जो उपन्यास है गोदान, उसमें भी ये प्रसंग आते हैं धीरे से। किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, लेकिन उसी का एक हिस्सा है होरी की अपनी बेटियां जिनका बेमेल विवाह होता है, और जो होरी की पूरी पीड़ा है अपनी बेटियों का उद्धार न कर पाने की। डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी वर्ष में लिखी गई जो कविताएं हैं, मतलब उसी कालखंड में 32 से 36 में आप राम की शक्ति पूजा जैसी जो कविता है आप उसको पढ़ें, जहां पर राम
प्रिया के उद्धार की बात करते हैं, यानी स्त्री के उद्धार की ही बात करते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी के लिए जब वो कविता लिखते हैं, सरोज स्मृति, मतलब हिंदी में ऐसी कोई दूसरी कविता नहीं जो अपनी बेटी पर लिखी गई है। ऐसा शोक गीत दूसरा नहीं है इतना महान। मतलब हालांकि शोक गीत तो शोक गीत होता है, लेकिन जिस पीड़ा को, जिस तत्परता के साथ जो पीड़ा उभर करके कविता में आई है, धन्य मैं पिता निरर्थक, बिल्कुल होरी जो सोचता है अपनी बेटियों को लेकर के, बिल्कुल निराला वही सोचते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर सदा आर्थिक पथ पर। ये जो पूरी बात आती है जिसमें निराला अपने को कोसते हैं कि मैं अपनी बेटी का उद्धार नहीं कर पाया, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं, होरी यही सोचता है। दरअसल प्रेमचंद अपने समय में, उस पूरे कालखंड में जो स्त्री की स्थिति थी उसको लेकर सचेत थे, उसके ऊपर बार बार प्रहार करना चाहते थे कि किसी भी तरह से यह टूटे। वो होरी के बहाने, निर्मला के बहाने निराला सोच रहे थे। अपनी बेटी का प्रसंग है, लेकिन निर्मला जब वो बात करते हैं तो पूरे कालखंड की आवाज आती है सरोज स्मृति में। सरोज उस पूरे कालखंड की बेटी के रूप में आती है। जब राम सीता की बात करते हैं तो वो पूरे भारत की स्त्रियों की बात होकर के आ जाती है, निराला प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जब कोई नारी चरित्र प्रेमचंद के वहां आती है, वो निर्मला में, गबन में भी आप देखिएगा जिस तरह से वो स्त्रियों पर बात करते हैं, जिस तरह स्त्रियों की मुक्ति की बात करते हैं, और जिस तरह स्त्रियों में जो औदात्य आता है चरित्र में, जो जोहरा का ही चरित्र है जिसमें औदात्य जो आता है बाद में, वो पुरुष में नहीं आ पाता। वही औदात्य जो रमा उसका चरित्र है उसमें नहीं आ पाता। तो यह प्रेमचंद की विशेषता है कि वह अपने स्त्री चरित्रों को के साथ पूरा न्याय करते हैं। अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मतलब कहीं उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं होने देते। समाज ने जितना अनाचार किया है स्त्रियों पर, वह चाहते हैं कि अब वो बंद हो और स्त्रियों को मुक्त होकर सांस लेने दिया जाए। तो ये जो कथा वस्तु हमने आपको बताई निर्मला की, यह कथा वस्तु है। दरअसल जब कथा वस्तु की बात आती है तो कुछ लोग पूरी कहानी लिखने बैठ जाते हैं। कथा वस्तु में आपको वह चीज लिखनी होती है जो पूरी कथा जिसमें बंधी हो, यानी कथा में क्या क्या हुआ, छोटा सा अंश होता है। 8-10 पंक्तियों में आपको लिखना होता है कि कथा 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज के उपन्यास की कथा वस्तु आपको 8-10 पंक्तियों में लिखनी होती है, जिसमें आपको बताना होगा कि ये कथा ऐसे ऐसे चलती है और ऐसे, क्योंकि आपको अन्य हिस्से मिलेंगे जिसमें आप संवाद की बातचीत करेंगे, आपको पात्रों की बात करने का अवसर मिलेगा जब आप चरित्र चित्रण करेंगे। तो यह एक हिस्सा है जिसमें आप कथा वस्तु पर बात करेंगे तो यही बताएंगे जो अभी अभी आपको बताया गया कि उपन्यास की नायिका है निर्मला, नायक हैं मुंशी तोताराम। बेमेल शादी होती है क्योंकि दहेज देने की स्थिति नहीं है निर्मला की मां के पास, पिता नहीं हैं। बेमेल विवाह होता है, पिता की उम्र के व्यक्ति से विवाह होता है जिसके पास पहले से 3 पुत्र हैं, घर में एक विधवा बहन भी है। निर्मला वहां जाती है, जाहिर है कि उस जीवन में उसके लिए कोई आनंद नहीं है, वैवाहिक जीवन से संतुष्ट होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी वह तालमेल बिठाती है, बच्चों को अपना बच्चा मान लेती है। अपने बच्चे को जितना प्यार किया जा सकता है, जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, लगभग उतना ही प्यार करती है निर्मला उन बच्चों से। लेकिन संदेह की स्थिति आती है और संदेह की उस स्थिति में पूरा परिवार चरमरा कर गिर जाता है। तोताराम घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर दिखते हैं तो अंत में जब सौदाह की स्थिति है निर्मला के, तब वहां दिखाई देते हैं वो। पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। कारण सिर्फ यह कि स्त्री को उसका उचित सम्मान नहीं मिलता, स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए मानवीय वह वहां अनुपलब्ध है। प्रेमचंद इसी की उपलब्धता की बात करते हैं कि समाज में यह आनी ही आनी चाहिए। तो कथावस्तु में आप इन चीजों की बात करेंगे। तो कथावस्तु के बाद जब आप बढ़ेंगे तो निर्मला के चरित्र पर आएंगे। चरित्र पर जाने से पहले जी मैं इसमें जो आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई उसमें कुछ और बातें मैं जोड़ देना चाहता हूं। जो विद्यार्थियों से जब ये सवाल पूछा जाए कि आप निर्मला की कथा वस्तु, विषय वस्तु आप लिखें तो उनमें क्या चीज़ डालें,
सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने आई कि देखिए, उपन्यास में कथा होती है, इसलिए कथा की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए और कथा लिखी ही जाएगी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, और ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि बराबर विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि किसकी कथा वस्तु क्या है, कथ्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो वो आरंभ से निर्मला उपन्यास की कहानी लिखना शुरू कर देते हैं और कथा सार एक तरह से लिख देते हैं। संक्षेप में वो ये करते हैं कि निर्मला एक लड़की है और उसके पिता का नाम उदय भानुलाल है, उसकी एक छोटी बहन है और उसकी शादी एक अनमेल विवाह होता है आदि आदि, जिसकी चर्चा अभी जितेंद्र जी ने की। लेकिन जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आपने कहानी के प्रमुख बिंदुओं को कितना सही ढंग से समझा है कि किस तरह से कहानी की शुरुआत होती है, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, कहाँ कहानी में मोड़ आता है और कहाँ कहानी में रोमांच पैदा होता है, कहाँ कहानी में खींचतान होती है, कहाँ तनाव पैदा होता है, कहानी में कहानी के मुख्य अंश और मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, कहानी कैसे प्रभावी बनती है, किन कारणों से प्रभावी बनती है, इन सब की चर्चा हम अगले सत्र में, जो 12 बजे से जो सत्र हो रहा है उसमें ये चर्चा करेंगे। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है वह है निर्मला का चरित्र। तो निर्मला के चरित्र में आपको क्या क्या लिखना है, कितने विस्तार से लिखना है और किन किन मुद्दों पर बात करनी है, क्योंकि यहाँ भी यही उलझन पैदा होती है और समस्या पैदा होती है कि विद्यार्थी कहते हैं हमने तो 10 पन्ने लिखे हैं, लेकिन आप जो 10 पन्ने लिखते हैं उसमें निर्मला का चरित्र पूछा जाता है और आप निर्मला उपन्यास की कहानी लिखते हैं। तो ये इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि, और ये जो इकाइयां आपको दी गई हैं उसमें ये मुद्दे दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं कि निर्मला के चरित्र पर बातचीत करते समय क्या क्या हम लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं अपनी ओर से और डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की ओर से नमस्कार, धन्यवाद।